हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। जैसा कि देख ही रहे हैं आप, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक रिवीजन के रूप में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत करी जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करा था तो मैंने आपको ये बताया था, जहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, इसको बेसिकली हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था एक तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जल्दी से हम क्विकली इसको देखने की कोशिश करते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम क्या करा करते थे। करेक्ट। तो क्या करा करते थे, इसको रिवाइज करने के लिए डायरेक्टली पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने पिकअप करा और फिर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर हम करा क्या करते थे। अब वो कह रहे हैं केंट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1,60,000 की अपने स्टॉक को कवर करने के लिए। जो इस बात का साइन है, इस बात का क्ल्यू है कि ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का केस है। फिर उसने बताया कि एक फायर अकर हो गई 31 मार्च 2026 को और कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। अब जो पर्टिकुलर्स तुम लोगों को गिवन है उसमें एक तो कहता है स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31st of 12 2025। 31st of 12 2025 को तुम्हें स्टॉक दिया हुआ है 31st of 12 2025 को। अगर 31st 12 2025 को स्टॉक दिया हुआ है और स्टॉक का अमाउंट जो है वो 60,000 है, तो वो क्या शो करता है कि ये एंटिटी कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है। फिर उसने ये भी बताया, पहले तो उसने ये भी बताया कि जो फायर हुई है वो 31st of March 2026 को हुई है। इसका मतलब जो हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ होगा, बिकॉज लास्ट ईयर का एंड 31st 12 2025 को है, तो करंट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट 1/1/2026 का रहा होगा और डेट ऑफ फायर हमारी जो रही है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 31st of March 2026 की डेट ऑफ फायर है। करेक्ट। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था जिस तारीख को डेट ऑफ फायर हुई है, तो करंट ईयर से लेकर के डेट ऑफ फायर तक के बीच में हमारी परचेजेस सेल्स कितनी है, इसका आपने खास ख्याल करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेजेस जो हैं टिल द डेट ऑफ फायर, इसका मतलब करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के टिल द डेट ऑफ फायर तक परचेजेस का अमाउंट 2,60,000 है। उसके अलावा उसने सेल्स का अमाउंट भी लिखा। उसने कहा करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर डेट ऑफ फायर तक जो सेल्स हैं डेट इज इक्वल टू 1,80,000 की हैं। ये भी उसने क्वेश्चन में दे दिया। उसके अलावा उसने क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि कैरेज इनवर्ड जो है 1,600 के हैं और कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर कह रहा है कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड, तो कमीशन ऑन परचेज भी हमें देना है और कमीशन ऑन परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में आगे उसने ये भी लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो 50% है ऑन कॉस्ट पे। अगर 50% ऑन कॉस्ट पर है तो ये 50/150 ऑन सेल्स पे हो जाएगा। मुझे बताने की ये अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 50% ऑन कॉस्ट दिया है तो ऑन सेल्स पे ये 50/150 होगा, क्योंकि कॉस्ट 100 होगी, मार्जिन 50 होगा, सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में बाकी उसने ये भी लिखा है कि सेल्वेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 41,360, यानी कि जिस दिन डेट ऑफ फायर हुई और हमारा स्टॉक तबाह हो गया, कुछ स्टॉक बच भी गया, वो कहता है सेल्वेज वैल्यू जो कि 41,360 की है। तो करंट ईयर में 1/1/2026 से लेके डेट ऑफ फायर तक, करेक्ट, मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको याद होगा हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/2026 से लेके करंट ईयर की बिगनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक बनाया जाएगा। इसको मेमोरेंडम क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने ये भी बताया था, क्योंकि नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बना रहे हैं और अकाउंट्स में जब भी हम नॉर्मल से हटके कोई काम करते हैं तो उसके आगे हम मेमोरेंडम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ हम पूरे 12 महीने का अकाउंट नहीं बना रहे, केवल 3 महीने का अकाउंट बना रहे हैं। एनीवे, अब जो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है उसको, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप ओपनिंग स्टॉक के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। परचेजेस का अमाउंट आपको दिया हुआ है कि करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर डेट ऑफ फायर तक इतना है। कैरेज इनवर्ड भी आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कमीशन ऑन परचेजेस पेएबल, आपकी परचेजेस 2,60,000 की हैं, 2,60,000 का 2% जो है वो 5,200 आ जाएगा। उसके अलावा आपने सेल्स को भी यहाँ पर लिख दिया। अब आपको बेसिकली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ये मालूम करना है कि 31/3/2026 को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था या कितना होता अगर ये फायर नहीं होती। अब आप पहले क्या करेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे।
क्योंकि मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट रेट 50% ऑन कॉस्ट दिया है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे 50% ऑन से, उसको आप सेल्स पे कन्वर्ट करेंगे तो सेल्स पे रेट 50/150 आ जाएगा। और सेल्स आपकी पहले 3 महीने की 1,80,000 की हैं, तो 1,80,000 का 50/150 आप कंप्यूट करेंगे तो 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हासिल करने के बाद फिर आप क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2,06,800 का आपके पास आ गया। क्लोजिंग स्टॉक को हासिल करने के बाद फिर अगला स्टेप हमारा होगा, यानी कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया, अब मुझे लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड करना है। लॉस ऑफ स्टॉक को फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, पहले तो मैं क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखूंगा जो कि 2,06,800 का है। अगर क्वेश्चन में कोई सेल्वेज वैल्यू दी हुई है तो सेल्वेज वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो स्टॉक आपके पास बच गया वो ये बताता है कि ये इतने स्टॉक का नुकसान हो गया। अब उसके बाद मैं इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम कंप्यूट करके दिखाऊंगा, यानी कि हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांगेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना क्लेम देगी। मैंने ये भी बताया था कि जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ये ना लिखा हो कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, तो आपने मान के ये चलना है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली ये नहीं लिखा है कि एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये मानते हुए कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, अब मैं इंश्योरेंस क्लेम कंप्यूट करूंगा, तो पहले तो मैंने इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट ऑफ पॉलिसी को लिखना है। अब जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आया, पहले मैं उसको लिखूंगा और इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट को लिखूंगा। ऐसा लिख करके क्या रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा लिख करके ये रिफ्लेक्ट होता है कि 2,06,800 के स्टॉक के लिए हमने 1,60,000 की पॉलिसी ली हुई है। 2,06,800 रुपये के स्टॉक के लिए हमने 1,60,000 की पॉलिसी ली है। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अब आप जो लॉस हुआ है स्टॉक का उसको लिखेंगे और आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए पॉलिसी का अमाउंट कितना बनेगा। तो ये देखने के लिए 1,65,440 को आप मल्टीप्लाइड करेंगे 160 से और 2,06,800 से डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने करा है। अमाउंट 1,28,000 आ जाएगा। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,28,000 देगी। इन केस अगर कभी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, अगर लिखा है एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, तो उस केस में मैं इंश्योरेंस क्लेम कैसे कंप्यूट करता। उस केस में इंश्योरेंस क्लेम कंप्यूट करने के लिए मुझे सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक को देखना है, मुझे सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक को देखना है और मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट को देखना है। लॉस ऑफ स्टॉक जैसा कि आप देख रहे हैं 1,65,440 का है और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट 1,60,000 का है। इन दोनों में से जो लोअर फिगर होगी, जो कि इस केस में 1,60,000 होगी, करेक्ट, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,60,000 देती अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद आपको याद होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के जब हमने क्वेश्चंस करे थे और नियर अबाउट हमने 30 क्वेश्चंस केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के करे। जब मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सेक्शन कराया था तो मैंने ये भी बताया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के सेक्शन में ये जो सेक्शन है एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स, डैमेज्ड गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स, एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स, डैमेज्ड गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स, ये सब एक ही टर्म है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट को हम देखें तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए यहां पर देखें। इस क्वेश्चन में 2.1 में कहता है ऑन 1/4/2026 है ये डेट, ऑन 1/4/2026 ए फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ मेसर्स रूक लिमिटेड, और कहता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। कोई बात नहीं, आगे कहता है द रिकॉर्ड्स रिवील द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहले तो क्वेश्चन में हमें जो अभी तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि फायर हुई है 1/4/2026 को। 1/4/2026 को जो है वो डेट ऑफ फायर है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, आगे उसने पहली इंफॉर्मेशन में लिखा है स्टॉक एज एट 1/1/2025। 1/1/2025 का तुम्हें स्टॉक दिया हुआ है। 1/1/2025 का जो स्टॉक है 1/1/2025 को वो कहता है कि स्टॉक जो है 75,000 का है।
स्टॉक इज 75,000 और कहता है कि स्टॉक 31/12/2025 को जो स्टॉक है वो 80,000 का है, 80,000 का है। फिर उसके अलावा उसने ये भी बताया कि परचेजेस ड्यूरिंग 2025 यानी कि लास्ट ईयर की बिगनिंग से लेके लास्ट ईयर के एंड तक की पूरी परचेजेस तुम्हें दी हैं, पिछले पूरे साल की परचेजेस तुम्हें दी हुई हैं 3,10,000 की। उसके अलावा पिछले साल की उसने तुम्हें सेल्स भी गिवन है 4 लाख की। तो लास्ट ईयर की पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? और अब उसने इंफॉर्मेशन नंबर 4 और 6 में, सॉरी इंफॉर्मेशन नंबर 5 और 6 में उसने तुम्हें यह बताया कि करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर डेट ऑफ फायर तक परचेजेस आपकी इतनी हैं, यानी कि करंट ईयर में परचेजेस आपकी 75,000 की हैं और करंट ईयर में आपकी जो सेल्स हैं वो केवल 1 लाख की हैं। ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले तो आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कभी भी लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हो, यानी कि लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर की परचेज और सेल्स, तो ऐसे क्वेश्चन में एक आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और लास्ट ईयर का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना करके तुम्हें लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, उससे तुम्हें लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, लेकिन इस क्वेश्चन में कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होती। इस क्वेश्चन में उसने नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है और वो कह रहा है वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 2025 500 वाज रिटन ऑफ हुज कॉस्ट वाज 4,800। इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए जी, इस लाइन का पहले तो मतलब ये निकला कि लास्ट ईयर के एंड में, लास्ट ईयर के एंड का मतलब है 31/12/2025 को कह रहे हैं लास्ट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 ही था ना? हाँ 80,000। तो लास्ट ईयर के एंड में स्टॉक 80,000 हमने वैल्यू करा हुआ है, लेकिन अब उसने नीचे बताया कि लास्ट ईयर जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे स्टॉक की तो कोई स्टॉक है, कुछ स्टॉक ऐसा था जिसकी की कॉस्ट प्राइस 4,800 की थी, जिसकी की कॉस्ट प्राइस कितने की थी? 4,800 की थी। वो कह रहा है 4,800 के का जो ये स्टॉक था इसमें से हमने 500 राइट ऑफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। और आपको याद होगा मैंने करीब कम से कम इस तरह के एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स के ही 10 क्वेश्चन आपको कराए थे। एनीवे, अब अगर मैं 500 4,800 में से माइनस कर दूं तो कितना बच गया? 4,300 बच गया। इसका मतलब ये मैंने नॉट रिटन ऑफ। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक है 4,800 का, इसमें से मैंने 500 राइट ऑफ कर दिए, तो इसका यही मतलब है कि 4,300 राइट ऑफ नहीं करें। इजंट इट? पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया हो कि कुछ स्टॉक का टुकड़ा है या कुछ इतना स्टॉक है और उसमें से इतना पोर्शन राइट ऑफ कर दिया है, तो आप समझ जाना कि ये जो स्टॉक है एबनॉर्मल लाइन यानी कि एबनॉर्मल स्टॉक है। सिंपल वर्ड्स में ये स्लो मूविंग स्टॉक है, कुछ भी आप कह लो, स्लो मूविंग स्टॉक है। इसको डैमेज्ड गुड्स भी कहा जा सकता है। ये पूरा का पूरा स्टॉक अब एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब तुमको याद होगा मैंने एक चीज जब बताई थी, वो कह रहे हैं लास्ट ईयर का जब हमने स्टॉक वैल्यू करा तो एक आइटम जिसकी कॉस्ट 4,800 की थी उसमें से हमने 500 राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब हमने इसको इंक्लूड नहीं करा, 500 रुपये हमने इंक्लूड नहीं करे, नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये 500 रुपये हमने इंक्लूड नहीं करे और 4,300 रुपये हमने इंक्लूड करे। इसका मतलब हमने 4,300 रुपये जो है इंक्लूड करे, यानी कि ये जो 80,000 की वैल्यूएशन लास्ट ईयर के स्टॉक की नज़र आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, हालांकि मैंने वैसे ही बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है, इसका मतलब लास्ट ईयर का ये जो स्टॉक 80,000 का है, अब मैं कह सकता हूं कि इस स्टॉक के अंदर कुछ एबनॉर्मल गुड्स हैं, लेकिन जो हमने एबनॉर्मल गुड्स इंक्लूड करे हुए हैं, वैसे तो एबनॉर्मल गुड्स 4,800 के हैं, लेकिन जो हमने इंक्लूड करे हुए हैं वो 4,300 के इंक्लूड करे हुए हैं, क्योंकि हमने 500 रुपये तो राइट ऑफ कर दिए। इसका मतलब इसको इंक्लूड ही नहीं करा। इसका मतलब 80,000 का जो स्टॉक हमने लास्ट ईयर वैल्यू करा है उसमें एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स जो है वो 4,300 है।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एबनॉर्मल गुड्स जो हैं वो 4300 के। अब मैं इसमें क्या करूंगा, पहले तो एबनॉर्मल गुड्स को माइनस कर दूंगा। नॉर्मल गुड्स को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे एबनॉर्मल गुड्स को 80,000 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बच जाएगा 75,700 बच जाएगा, 75,700 बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि लास्ट ईयर का स्टॉक जब मैंने वैल्यू करा 80,000 का, तो उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल गुड्स हैं, करेक्ट? वो हैनो का तो 4,800 के हैं, लेकिन हमने 4,800 में से केवल 4,300 इंक्लूड करें, क्योंकि 500 तो हमने इंक्लूड करे ही नहीं। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो 80,000 का स्टॉक है लास्ट ईयर का, ये नॉर्मल गुड्स का 75,700 बना हुआ है और इसके अंदर एबनॉर्मल आइटम 4,300 के हैं, और ये 500 रुपए के आइटम हमने इंक्लूड ही नहीं करे। अब सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, ये पॉइंट ही इसमें सबसे मेन है। जब तुम पहले तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हें इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट जब तुम बनाओगे तो, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो 75,000 है, परचेजेस इतनी है, सेल्स इतनी है, और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का बन रहा है, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक इतना है, लास्ट ईयर की परचेजेस इतनी है, लास्ट ईयर की सेल्स इतनी है। अब इंपॉर्टेंटली जब मैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, देखो मैंने कैसे लिखा। ये 75,700 नॉर्मल स्टॉक पहले तो मैंने लिखा, उसके अलावा ये 4,000 एबनॉर्मल नॉट रिटर्न ऑफ, यानी कि जो पोर्शन मैंने राइट ऑफ नहीं करा था 4,300, इसको भी लिखा। ये दोनों मिलकर के 80,000 बना देंगे। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जो हिस्सा मैंने इंक्लूड नहीं करा था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको भी इंक्लूड करना है, तो प्लस एबनॉर्मल नॉट रिटर्न ऑफ उसको भी ऐड करना है, जिसकी वजह से स्टॉक 80,500 बन जाएगा। आप इसी तरीके से करने की कोशिश करना। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 80,000 क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का दिया हुआ है, 80,000 में जितना हिस्सा आपने इंक्लूड नहीं करा, आप डायरेक्टली भी ऐड कर करके बता सकते हो कि 80,500 लास्ट ईयर के एंड का स्टॉक होना चाहिए। तो मैं 80,500 लिख सकता था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इससे क्या होगा कि लास्ट ईयर का तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हासिल करने के बाद तुम लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट फिर निकाल सकते हो, करेक्ट? 95,500 को आप डिवाइड कर दो 4 लाख से इंटू 100 से, तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट तुम्हारे पास आ जाएगा। अब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा करंट ईयर का। करंट ईयर की शुरुआत जो है वो 1/1/2026 से हो रही है, 1/1/2026 से लेके 31/3/2026। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, जब मैं करंट ईयर की बिगनिंग में हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नॉर्मल गुड्स हैं। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर था तब मुझे बिगनिंग में थोड़ी पता था मेरे पास नॉर्मल गुड्स हैं, वो तो ईयर के एंड में था। बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कब सिंगल कॉलम बनाना है, कब डबल कॉलम बनाने हैं। अब जब तुम करंट ईयर की बिगनिंग में हो तो आपको पता है कि कुछ एबनॉर्मल गुड्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्मल का, एक एबनॉर्मल का। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, जिस तरह से मैंने ये बनाए हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? अब देखो मैंने क्या करा, जो ये नॉर्मल गुड्स थे 75,700 के, इसको मैंने इस कॉलम में लिख दिया 75,700। इज इट क्लियर टू यू? और जो एबनॉर्मल गुड्स वैसे तो 4,800 के हैं, देखो एबनॉर्मल गुड्स हमने ही लिखे, तो यहां पर भी 4,300 प्लस 500 दोनों को मिला करके 4,800 बोलेंगे। तो एबनॉर्मल गुड्स 4,800 हैं, लेकिन उसमें से जो हिस्सा मैं राइट ऑफ कर चुका हूं वो मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि मैं 4,300 ही लिखूंगा, क्योंकि 500 तो राइट ऑफ हो चुका है ना, वो तो लास्ट ईयर ही राइट ऑफ हो चुका है, तो वो तो स्टॉक ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब तुम एक तरीके से जो एबनॉर्मल गुड्स 4,800 के हैं उसका केवल 4,300 ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी करंट ईयर की पहले तुमने परचेजेस लिख दी। अब करंट ईयर की जब आप सेल्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पर भी एक पॉइंट है। अब आगे इस क्वेश्चन में नीचे क्या दिया हुआ है, यहां पर वो कह रहा है A portion of this stock was sold in June 2026 at a loss of 400 and the cost was 2,400। वो कह रहा है ये जो एबनॉर्मल गुड्स थे, इसमें से, इन एबनॉर्मल गुड्स में से वो कह रहा है कि हमने कुछ एबनॉर्मल गुड्स बेचे जिनकी की कॉस्ट वो बता रहा है कि 2,400 की थी, उसको हमने केवल 400 में बेचा।
यानी कि इसकी कॉस्ट तो 2400 की थी जो टुकड़ा हमने बेच दिया, और हमने इसको एट ए लॉस ऑफ 400 में बेचा। इसका मतलब मैंने उसको 2000 में बेचा होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 400 का लॉस हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखें, एट ए लॉस ऑफ 400 पर बेचा। तो 2400 की चीज को मैं बेच रहा हूं, लॉस मेरे को इतने का हो रहा है, तो इसका मतलब सेल उसकी 2000 की है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि करंट ईयर में जो मेरी सेल्स हैं, करंट ईयर में जो मेरी सेल्स हैं 1 लाख की, उन सेल के अंदर 2000 जो है वो सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम है, क्योंकि ये एबनॉर्मल गुड्स थे। तो इसलिए जब मैं नॉर्मल गुड्स के नीचे लिखूंगा सेल में 98 लिखूंगा, और एबनॉर्मल गुड्स के नीचे में सेल्स लिख दूंगा 2000। और जो ये लॉस हो गया एबनॉर्मल गुड्स को बेच करके 400, वो मैं लिखूंगा बाय P&L लॉस ऑन सेल। इज इट क्लियर टू यू? बस इतना आपको ख्याल करना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स हैं उनको पहले टैली करेंगे। तो 4300 में से आप 2400 माइनस करेंगे तो एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आपको पता लग जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने से पहले नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट 95,500 का है, 95,500 का है, और डिवाइडेड बाई 4 लाख, डिवाइडेड बाई 4 लाख करेंगे। करेक्ट, ये तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकल गया। और करंट ईयर की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो 98,000 की है। ये 98,000 मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इस 98,000 पे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट है लास्ट ईयर का, 95,500 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स लास्ट ईयर की। तो ऐसा कर करके आपको पता लग गया कि ग्रॉस प्रॉफिट 23,398 का आया। तो आपको फिर क्लोजिंग स्टॉक का पता लग जाएगा। अब मैं करंट ईयर के एंड में ये बोलूंगा कि टोटल स्टॉक जो है इन दोनों को मिला करके मैं बोलूंगा, यानी कि जब मैं लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड करूंगा तो मैं स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो नॉर्मल स्टॉक निकला 76,098 का और जो एबनॉर्मल स्टॉक निकला, इन दोनों को मिला करके लिखूंगा 77,998। इस क्वेश्चन में सेल्वेज वैल्यू 5,000 की दी थी, माइनस करने के बाद फिर मेरा जो लॉस हो गया 72,998 का हो गया। और इस केस में अब क्लोजिंग, इस क्वेश्चन में एक्चुअली इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 72,998 है, नो डाउट अबाउट दैट। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना था, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा जो था 77,998 था। 77,998 क्लोजिंग स्टॉक तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें पर्टिकुलरली इंश्योरेंस पॉलिसी जो दी हुई है, देखें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पता है तुम्हें? इंश्योरेंस पॉलिसी दी नहीं है, बस उसने ऐसे लिखा हुआ है, द गोडाउन एंड द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक वर फुल्ली इंश्योर्ड। वर फुल्ली इंश्योर्ड का फुल्ली इंश्योर्ड ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसका क्या मतलब निकला कि जो मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आया, करेक्ट, टोटल करने के बाद नॉर्मल का और एबनॉर्मल का टोटल करने के बाद जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आया, तो मैं मान के चलूंगा कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी इतने की ही ली थी, 77,998 की, क्योंकि उसने लिखा है कि द स्टॉक इज 100% इंश्योर्ड। तो हम मान के चलेंगे इतनी की ही पॉलिसी थी। अब मेरा जो ये लॉस हो गया 72,998 का जो मेरा स्टॉक हो गया, अगर मैं इसका अमाउंट कंप्यूट करूंगा तो वो 72,998 ही आ जाएगा, यानी कि इतना इंश्योरेंस क्लेम तुम्हें मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। उसके बाद फिर इसमें एक अगला सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में आपको याद होगा कि हम क्या करा करते थे। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को ठीक तरीके से समझने के लिए आप फटाफट यहां पर देखें। करेक्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को भी डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन लेकर के याद दिलाने की कोशिश करी। हालांकि जो पहला सेक्शन है 99% चांस है कि क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। वो कह रहे हैं द प्रीमिसेस ऑफ वाटर लिमिटेड वेर पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1/3/2026। वो कह रहे हैं प्रीमिसेस ऑफ वाटर लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। बड़ा अजीब सी बात है, वाटर लिमिटेड नाम की कंपनी है और वहां आग की घटना घट गई 1/3/2026 को, एंड एज ए रिजल्ट द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31/8/2026। पहले तो इसको जरा ठीक तरीके से समझाने के लिए वो क्या कह रहा है कि
1 मार्च 2026 को डेट ऑफ फायर हुई, करेक्ट। मैंने बताया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में होता क्या है कि जब आगजनी की घटना घट जाती है तो बाद के कुछ महीने जो होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिसको हम डिस्टर्ब्ड पीरियड भी कहते हैं या डिसलोकेटेड हो जाते हैं, ठीक तरीके से काम नहीं हो पाता और कुछ वक्त लग जाता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आने में। तो वो कह रहे हैं 1 मार्च 2026 से लेके 31 अगस्त 2026 को हमारे ऑपरेशंस जो रहे वो डिस्टर्ब्ड रहे। इसका मतलब इस डेट से लेकर के इस डेट तक का जो पीरियड है इसको हम डिसलोकेटेड पीरियड, डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड या डिस्टर्ब्ड पीरियड कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहली लाइन का तो ये मतलब निकला। उसने लिखा है कि फायर जो भी इस तारीख को भी और इस तारीख तक जो है वो ऑपरेशन हमारे हैम्पर्ड रहे। अब उसने ये भी बताया कि कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1,65,000 हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 6 months। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिमनिटी पीरियड का मतलब है कि जिस तारीख को मेरी घटना घटी अगर उसके 6 महीने तक मुझे कुछ नुकसान होगा किसी भी कारण से, डिस्टर्ब पीरियड की वजह से, डिसलोकेशन की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी इस पीरियड के लिए मुझे भरपाई करेगी, कंपनसेट करेगी। अब नीचे उसने ये भी बताया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अंडर द पॉलिसी। अब सबसे पहले तो उसने क्या लिखा है, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन पीरियड में मेरी सेल्स कम रही। नेचुरल है कि हमारी सेल्स कम रहती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया। मैंने बताया कि हमारा डिसलोकेशन पीरियड जो है 1 मार्च 2026 से लेके 31 अगस्त 2026 तक है और इस डिसलोकेटेड पीरियड में मेरी सेल्स या टर्नओवर जो है वो महज 80,000 का रहा, करेक्ट। अब उसने क्वेश्चन में आगे दिया है कि टर्नओवर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन द 12 months इमीडिएटली बिफोर द फायर। इस लाइन का क्या मतलब निकला? इस लाइन का ये मतलब निकला कि पिछले साल, पहले तो मैंने जो ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। अब यही डेट जो 1 मार्च 2026 लिखी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेट मैंने यहाँ लिख दी। लास्ट ईयर में कॉरस्पॉन्डिंग डेट 1 मार्च 2025 बन जाएगी और 31/8/2026 की कॉरस्पॉन्डिंग डेट लास्ट ईयर की 31 अगस्त 2025 बन जाएगी। आपको याद होगा मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में आपको बताया था ये जो डिसलोकेटेड पीरियड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर का जो होता है, इस लास्ट ईयर का यही पीरियड जो होगा उसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसी पीरियड में लास्ट ईयर सेल्स जो थी वो 2,40,000 की थी। इसी पीरियड में, जो कि इसी पीरियड में करंट ईयर में 80,000 की रही, क्योंकि करंट ईयर में हमारी गतिविधियां जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो गई, करेक्ट। तो एक तो ये तुमने नोट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि टर्नओवर ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत दी रहती है। अब वो कह रहा है जिस तारीख को फायर हुई, जिस तारीख को, ये मैंने एरो भी करा है, जिस तारीख को फायर हुई, कह रहा है उस डेट से पहले के 12 महीनों का टर्नओवर जो है वो 6 लाख का है। टर्नओवर ऑफ 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू 6 लाख। इस तरह से आपको याद है मैंने तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको डायग्रामेटिक तरीके से ही बताया था। अब उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जो नेट प्रॉफिट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो 90,000 का है। इसको भी तुमने इस तरह से यहाँ नोट कर लिया। ये हमारा लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में टर्नओवर लास्ट ईयर का, सॉरी अभी तो इन्फॉर्मेशन में लिखा है लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कहता है कि 90,000 है। इसको मैंने इस तरह से नोट कर लिया। फिर कह रहा है कि लास्ट ईयर का जो इंश्योर्ड चार्जेस हैं फॉर द लास्ट ईयर के जो इंश्योर्ड चार्जेस हैं, इंश्योर्ड चार्जेस, ये मैंने शॉर्ट में ISC लिखा है, इसका मतलब इंश्योर्ड चार्जेस। इज इट क्लियर टू यू? वो 60,000 के और अनइंश्योर्ड चार्जेस 5,000 के हैं। ये चार्जेस हमेशा जो दिए होते हैं ये लास्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं। और कह रहे हैं टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख और टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 लाख है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से तुमने पहले लिख लेनी है डायग्रामेटिकली, तो ईजी हो जाता है करने में। अब इस यहाँ नीचे दिया है ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द डेट ऑफ फायर इट वाज एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड टर्नओवर। उसने सिर्फ टर्नओवर के बारे में बताया कि टर्नओवर में अपवर्ड एडजस्टमेंट करनी है और वो भी 10% की करनी है।
अब तुम्हें याद होगा मैंने ये भी बताया था कि डिस्टर्ब पीरियड में बिकॉज हमारी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ एडिशनल खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो उसने लिखा है यहाँ पर द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ 9300। तो एडिशनल खर्चे मेरे हो गए 9300 के। उसके बाद उसने ये भी बताया कि हमारी कुछ सेविंग्स भी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और दी है उसने, आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसलोकेटेड पीरियड में, डिसलोकेटेड पीरियड कह लो, डिसलोकेटेड पीरियड, डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड या सिंपली डिस्टर्ब्ड पीरियड, मैंने बताया था इस पर्टिकुलर पीरियड में कभी कभी हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब एडिशनल एक्सपेंसेस मैंने करे, एडिशनल एक्सपेंसेस जो है वो 9300 के, एडिशनल एक्सपेंसेस 9300 के। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एडिशनल एक्सपेंसेस 9300 के हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस हुए, अगर ये खर्चे हमने नहीं करे होते, वो कह रहा है कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर। फिर कह रहा है बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर हमने ये खर्चे नहीं करे होते, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन 55,000। वो क्या कह रहा है कि अगर हमने खर्चे नहीं करे होते तो हमारा टर्नओवर डिस्टर्ब्ड पीरियड में केवल 55,000 का ही होता, जबकि हमारा टर्नओवर डिस्टर्ब्ड पीरियड में कितने का है? 80,000 का। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूं कि एडिशनल खर्चों के करने की वजह से डिस्टर्ब्ड पीरियड का जो टर्नओवर है, वो इन दोनों का जो डिफरेंस है शायद वो 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 से बड़ा, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा टर्नओवर जो 80,000 है वो केवल 55,000 का रहता, यानी कि 25,000 से कम होता अगर मैंने ये खर्चे नहीं करे होते, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि एडिशनल खर्चों को करने की वजह से मेरा टर्नओवर डिस्टर्ब्ड पीरियड में 25,000 से बढ़ गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशनल खर्चों की वजह से डिसलोकेटेड पीरियड में इतनी सेल्स या टर्नओवर जनरेट हो गई। इज इट क्लियर टू यू? इस पॉइंट को भी नोट करना किसी कारण से जरूरी होता है। और फिर उसने ये भी लिखा है कि कुछ सेविंग्स भी हो गई स्टैंडिंग चार्जेस की। तो डिस्टर्ब्ड पीरियड में कुछ सेविंग्स भी तुम्हारी को दी हुई है। बस तुमने ये चीज़ें नोट करनी है। बेसिकली तुमने लास्ट ईयर की सारी चीज़ें नोट करनी है। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है, स्टैंडिंग चार्जेस, और जो स्टैंडिंग चार्जेस है उसमें से इंश्योर्ड कितने हैं, अनइंश्योर्ड कितने हैं। और उसके अलावा बस आपने मेन चीज़ जो नोट करनी है कि डिस्टर्ब्ड पीरियड कौन सा है, और डिस्टर्ब्ड पीरियड के अंदर सेल्स कितनी है, 80,000 की हैं, एडिशनल खर्चे कितने हैं, सेविंग्स कितनी है, और डिस्टर्ब्ड पीरियड का जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है इसमें, इस पीरियड में लास्ट ईयर कितनी सेल्स थी। और ऑब्वियसली एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि जिस तारीख को फायर हुई उससे पहले के 12 महीनों का टर्नओवर जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहता है इतना था। बाकी इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें तुम्हें नोट करना आ गया तो फिर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट करते हैं। हालांकि नाम तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, लेकिन हम इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। फिर हम उसमें इस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करते हैं। इस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करने के बाद यानी कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000 के हो गए। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं फिर किससे? टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? 5 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू? तो 1,50,000 को 5 लाख से मैं डिवाइड कर दूं तो और इंटू 100 कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, जैसे ट्रेंड जो दिया हुआ है वो टर्नओवर का दिया है, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट रेट का भी ट्रेंड दिया हो सकता था, उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ट्रेंड अपवर्ड होता तो मैं वो ऐड कर दूंगा, अगर ट्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट का कम दिखा रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा। सपोज क्वेश्चन में लिखा होता कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेंड इज अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 10%, अगर ऐसे लिखा होता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% आया, मैं उसमें 10% ऐड कर देता, 40% में अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेट मानता। यानी कि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेट का भी ट्रेंड दिया हो सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ सेल्स का दिया है। उसके अलावा जनरली क्वेश्चन में जो दिया होता है वैसे वो सेल्स का ही दिया होता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का भी दिया हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब मैंने कहा था उसके बाद हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कंप्यूट करते हैं। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए मैं हमेशा डेट ऑफ फायर के पहले के 12 महीनों का टर्नओवर लूंगा जो कि 6 लाख का है।
करेक्ट। जिस तारीख को फायर हुई उसके पहले के 12 महीनों का टर्नओवर 6 लाख है। मैं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ट्रेंड है 10%, तो 60,000 मैंने ऐड कर दी, 6,60,000 आ गया। आपको याद होगा रेगुलर क्लासेस में मैंने ये बताया था कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब ये है कि जिस तारीख को फायर हुई, अब आपको मालूम है फायर के बाद के कुछ महीने हमारे डिस्टर्ब रहे, लेकिन इसका मतलब क्या निकला कि अगर ये फायर नहीं हुई होती इस डेट को, तो नेक्स्ट 12 महीनों का नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टर्नओवर इतना होता। इसको हम बोलते हैं एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। इज इट क्लियर टू यू? एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर को फाइंड करने के बाद अगला स्टेप मेरा होगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर फाइंड करना। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर को आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो आपका निकला उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये 1,98,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी को हम इंश्योरेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इसी को इंश्योरेबल प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, यानी कि इतने प्रॉफिट्स को हमने इंश्योर करके रखा है। इस क्वेश्चन में तुम ढूंढते रह जाओगे, नहीं तो कितने प्रॉफिट्स को तुमने इंश्योर करके रखा है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर होता है उसी को इंश्योरेबल प्रॉफिट्स कहते हैं, करेक्ट। यानी कि इतने प्रॉफिट्स के लिए हमने पॉलिसी ली है, जो क्वेश्चन में तुम्हें पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है। अब ये चीज कंप्यूट करने के बाद स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप तो है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड करना। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, जो कोई मुश्किल नहीं है, और उसके बाद उस पे ग्रॉस प्रॉफिट बस आप फाइंड कर लो। तो पहले 3 स्टेप तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सेल्स कंप्यूट करूंगा। शॉर्ट सेल्स को कंप्यूट करने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल्स कितनी है, जिसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में जो डिसलोकेटेड पीरियड है, पिछले साल इसी पीरियड में कितनी सेल्स थी, 2,40,000 की थी। अब मैं इसमें 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड भी ऐड करूंगा। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐड करके क्या बताता है कि करंट पीरियड में जो डिस्टर्ब पीरियड है, करंट पीरियड में जो ये डिस्टर्ब पीरियड है, इस पीरियड में लॉजिकली स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,64,000 का होना चाहिए। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होती तो मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए, लेकिन मेरा टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड केवल 80,000 का है। इसका मतलब इतना टर्नओवर हमारा शॉर्ट रहा, 1,84,000। बस ये चीज़ें कंप्यूट आपने कर ली, तो उसके बाद आपको एडिशनल एक और चीज़ आप कंप्यूट अलग से करना चाहते हैं तो अलग से कर लें, नहीं तो आप इसको बाद में भी कंप्यूट कर करके दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसको कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जी, यहाँ पर आप एडिशनल एक्सपेंसेस आपको मालूम है, आपको याद होगा मैंने बताया था जो एडिशनल एक्सपेंसेस, चलो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ ताकि आपको मेरे वैसे ही याद रहे। जनरली इस स्टेप को करने के बाद करेक्ट, ये स्टेप नंबर 4 है। इस स्टेप को करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 5 में हम एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में इसी तरीके से बताया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा ए, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे देखते हैं, इनडायरेक्टली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हो गया। भाई मेरी सेल्स इतने से कम हुई हैं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आप अपनी शॉर्ट सेल्स को देखेंगे। शॉर्ट सेल्स आपकी 1,84,000 की है, और शॉर्ट सेल्स को आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये जो भी आ जाएगा इतना क्लेम आप मांगेंगे, जो कि ये अमाउंट आपका आएगा 55,200। यहाँ लिखा हुआ है, बाद में मैंने यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्टली इस तरीके से बता रहा हूँ तो आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो 55,200 एक तो आप क्लेम मांगेंगे क्योंकि आपकी सेल्स कम हो गई तो इतने प्रॉफिट का आपको नुकसान हो गया। इज इट क्लियर टू यू?
नंबर 1। फिफ्थ स्टेप में फिर आप लिखेंगे बी, फिर आप लिखेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, इस तरह से लिखना। अब क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस आपको याद होगा मैंने बताया था, इसमें हम 3 चीजें लिखते हैं, 1 2 3, और इन तीनों में से जो लीस्ट फिगर होती है वो क्वालिफाई करती है। एक तो हम लिखते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्चुअली में एडिशनल एक्सपेंसेस हुए, एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे जो हुए हैं वो 9300 के हो गए, वो मैं यहां पर लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? एक्चुअल एक्सपेंसेस के बाद मैंने तुम्हें बताया था हम यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, और जो मैंने यहां पर वैसे लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, यानी कि एडिशनल खर्चों को करने की वजह से सेल्स जितने से बढ़ी। मैंने आपको बताया था, पहले तो मैं इसको लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंक्रीज्ड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंक्रीज्ड सेल्स का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड सेल्स इन डिसलोकेटेड पीरियड। डिसलोकेटेड पीरियड में मेरी सेल्स 80,000 की थी, लेकिन वो केवल 55,000 की रह जाती अगर एडिशनल खर्चे नहीं होते। तो मैंने अभी बताया था कि एडिशनल खर्चों को करने की वजह से इसका मतलब डिसलोकेटेड पीरियड में सेल 25,000 से बढ़ी, तो उस 25,000 पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% आप अप्लाई करेंगे तो 7,500 ये भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा पॉइंट होता है उसमें मैं क्या करता हूं, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर जो हमने कंप्यूट करा था 1,98,000 का था, ये मैंने आपको कंप्यूट करके बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, करेक्ट। इसको आप नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी ये लिखेंगे, और इसमें जो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 5,000 वो भी ऐड कर देंगे, और इनटू जो आपके एडिशनल खर्चे हैं 9,300 ये भी करेंगे। ये कर करके जो अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्व करा हुआ है, 9071 आ जाएगा, 9071। लेकिन मैंने आपको क्लास में इस तरीके से कराए हुए हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हमने बनाई, तो इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट फिगर है वो 7,500 है, तो 7,500 रुपये आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? 7,500 आपने लिख दिया, 7,500 और 55,200 को आप ऐड कर देंगे, तो अभी तक जो आपका टोटल क्लेम बन रहा है वो 62,700 का बनेगा। 62,700 अभी तक तो इतना क्लेम बन रहा है। लेकिन आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई सेविंग्स होंगी, सेविंग्स इन एक्सपेंसेस, तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे। अब सेविंग्स जो थी इस क्वेश्चन में 2,700 की थी, तो अल्टीमेटली ये माइनस करने के बाद आपको ये पता लग गया कि टोटल क्लेम जो आप मांग रहे हैं, ग्रॉस क्लेम भी इसको हम बोलते हैं, क्लेम फॉर लॉस, तो जो आपका टोटल लॉस है या ग्रॉस लॉस है वो 60,000 का है। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब निकला। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब मुझे ये पता लग गया कि मेरा लॉस तो इतना है। अब स्टेप नंबर 6 में हम क्लेम मांगेंगे, क्लेम फॉर लॉस। अब क्लेम फॉर लॉस के लिए पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बल्कि यहां पर आप ऐसे लिखें, मैंने आपको बताया था कि 1,98,000 के प्रॉफिट के लिए पॉलिसी का अमाउंट कितना है। पॉलिसी जो हमने ली हुई है इस क्वेश्चन में शायद शुरू में लिखा था 1,65,000, चलो मैं 165 लिख देता हूं। ये मैंने कहा क्वेश्चन में बच्चों को कई बार पता नहीं लगता कि हमने कितने प्रॉफिट के लिए लिए। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर आता है वो ये शो करता है कि इतने प्रॉफिट के लिए आपने पॉलिसी ली है। अब आपका जो लॉस हो गया तो 60,000 के लिए पॉलिसी का अमाउंट कितना होगा, अगर मैं एवरेज क्लॉज के हिसाब से देखूंगा, आप इसको कंप्यूट करेंगे तो शायद ये नियर अबाउट 50,000 के करीब आ जाएगा। वो आप कंप्यूट करके देख लेना, अब ये जितना भी फिगर आ रही है, करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 एग्जैक्टली आ रहा होगा, 60,000 इंटू 165 डिवाइडेड बाई 60 करके, तो इस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे। और अगर एवरेज क्लॉज, अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता है एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, तो उस केस में सीधा आपने लॉस को कंपेयर करना है, सीधा लॉस को कंपेयर करना है और इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपेयर करना, और इन दोनों में से जो छोटी फिगर होगी वो आपका क्लेम बनेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आपको कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको याद हो तो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये अभी तक हमने सेक्शन 3 कराया। आपके नोट्स में आप सेक्शन, जो आपके पास नोट्स होंगे उसमें सेक्शन 4 लिखा होगा, तो मैं यहाँ सेक्शन 4 कर देता हूँ। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैंने आपको याद है कराए थे, एक दो मार्क के इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू बी लॉस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज इक्वल टू 90,000। इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज इज 65,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज फ्रॉम फायर इज 40,000। क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है आपको पता करना है इंश्योरेंस क्लेम। एक तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि कितना स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, फिर कह रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट 65,000 है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं। अभी अभी तुमने देखा कि जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, उसमें से हम सेल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। भाई उसी को तो लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक डिस्ट्रॉयड। जो हम लॉस ऑफ स्टॉक लिखते हैं इनडायरेक्टली, इसका क्या मतलब हो गया कि इतना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। यही तो मतलब निकलता है इसका। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 90,000 का, ये तुम्हें दिया हुआ है, और वो कह रहा है सेल्वेज वैल्यू 40,000 की है। तो इससे तुम्हें ये पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1,30,000 का रहा होगा। अब तुम कह सकते हो कि 1,30,000 के स्टॉक के लिए 1,30,000 के स्टॉक के लिए पॉलिसी जो तुमने ली हुई है 65,000 की ली हुई है। तो अब जो तुम्हारा लॉस हो गया 90,000 का, उसके लिए कितना क्लेम आप मांगेंगे? इस तरह से आप करके दिखा सकते हैं। जो मैंने करके दिखाया हुआ है 45,000 आपका क्लेम का अमाउंट आएगा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली 4.2 है। इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे? इसमें भी इसने यही बोला कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इस क्वेश्चन में ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ है 80 लाख और अमाउंट ऑफ पॉलिसी 60 लाख की है। जस्ट तुम्हें बताने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो खास तौर से ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 44 लाख का जो लॉस है उसके लिए कितना पॉलिसी का अमाउंट होगा, ये मैंने अभी जो आपको कराया ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। करेक्ट। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है 4.3 कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। अब कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट ये पहला क्वेश्चन है, और इस तरह के हालांकि मैंने आपको बहुत क्वेश्चन रेगुलर क्लासेस में कराए हुए हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं दिया हुआ कि पॉलिसी का कितना अमाउंट है। हम कैसे निकालते हैं कि हम इतने की पॉलिसी लेंगे? वो क्या कह रहा है? अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद ए इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कोई ट्रेडर है, वो बेसिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है 6 महीने के लॉसेस, अगर 6 महीने तक प्रॉफिट का नुकसान हो तो उनको कवर करने के लिए। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट। फिर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। आपको सजेस्ट करना है कि पॉलिसी कितने की वो ले। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। फिर कह रहा है स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी दिए। अब कह रहे हैं नेट प्रॉफिट अर्न इन द लास्ट ईयर वाज 10% ऑफ द टर्नओवर। भाई लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है 4,50,000 है। 4,50,000 का 10% अगर मैं निकाल लूं तो वो क्या बता देगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो 45,000 है। ये कहा जा सकता है। इसका मतलब अब मेरे पास लास्ट ईयर का टर्नओवर भी आ गया, लास्ट ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस भी आ गए, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट भी आ गया। तो मैं लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट अब कंप्यूट कर सकता हूं। आगे उसने ये भी बताया एंड द सेम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर में भी हम शायद इसी रेट से प्रॉफिट कमाएंगे। आगे कह रहा है इंक्रीज इन टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड एट 25%। फिर आगे उसने ये भी लिखा टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। अब इन सारी लाइनों का क्या मतलब निकला, कैसे मैं उसको बताऊं कि कितने की उसको पॉलिसी लेनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है और इस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट करने का तरीका अभी मैंने बताया। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का लेंगे, लास्ट उसमें स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो 45,000 लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है, स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 के हैं। जब स्टैंडिंग चार्जेस के आगे कुछ लिखा नहीं होता तो मैं इसको इंश्योर्ड ही मानते हैं। 4,50,000 तो 30% लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया आपके पास। नंबर 1।
अब आप क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर की सेल्स हैं 4,50,000, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो सेल्स हैं, देखिए जी यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हम अपेक्षा करते हैं इंक्रीज इन टर्नओवर 25% होगा। तो बिकॉज जो मेरी लास्ट ईयर की सेल्स हैं, अब करंट ईयर में मुझे लगता है कि वो 25% से बढ़ जाएंगी। इसका मतलब करंट ईयर में मेरी सेल्स 5,62,500 की होंगी। इज इट क्लियर टू यू? 5,62,500 की सेल्स होंगी। अगर 5,62,500 की सेल्स होंगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? इतना होगा। ये मैं कंप्यूट की ग्रॉस प्रॉफिट रेट मेरे पास है। बस अब जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रॉफिट को और जो हमारे एडिशनल स्टैंडिंग खर्चे लगेंगे उनको कवर करें। प्रैक्टिकल लाइफ में एक ट्रेडर कैसे डिसाइड करता है कि वो कितने की पॉलिसी ले, तो इसीलिए जो एडिशनल खर्चे लगेंगे 31,250 के, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लॉजिकली ट्रेडर को पॉलिसी लेनी चाहिए 2 लाख रुपए की। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है पास्ट एग्जामिनेशन का, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि हमारी कंपनी ने क्लेम तो मांगा 5 लाख रुपए का, लेकिन वो क्लेम सेटल हुआ 3,50,000 में। इसमें क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है जो ये शॉर्टफॉल है क्लेम का, इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? भाई आपने 5 लाख का क्लेम मांगा, 3 लाख आपको 50,000 ही मिले हैं, तो आपको लॉस हो गया 1,50,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपने पहले डेबिट करके रखा होगा, क्योंकि जब आपने क्लेम मांगा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा होगा। अब उनसे मिला आपको केवल 3.5 लाख, तो इसका मतलब 1,50,000 का नुकसान हो गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉसिबल सिचुएशंस हैं जहां तक इंश्योरेंस कंपनी का सवाल है, मैंने बताने की कोशिश करी। हालांकि जो पहले 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज के साथ, और नेक्स्ट सेशन में फिर उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो नेक्स्ट सेशन में मैंने कहा फिर मुलाकात होगी। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।